इतना भी नहीं। सौरभ की मैरिज एनिवर्सरी होती है। घर में खुशियों का माहौल होता है। सुबह से सौरभ अपने दोस्तों को फोन करने में बिजी होता है। फोन रखने के बाद, परिणीति, मैंने मनोज, सुमित, विवेक और शेखर को पार्टी में बुलाया। वे सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ आएंगे। तुम भी अपनी कुछ सहेलियों को बुला लो। पार्टी में ज्यादा लोग होंगे तो मजा ज्यादा आएगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग बुला लो और सबके लिए खाना बनाओ। क्या फायदा है ऐसी एनिवर्सरी का? मैं तो सारा दिन किचन में खड़ी रहूंगी। मुझे नहीं मनानी कोई एनिवर्सरी। परिणीति, हम नाश्ते और खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिणीति सौरभ की बात का कोई जवाब नहीं देती। क्या बात है, कुछ तो बोलो। चलो माना कि अब नाश्ता और खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे, लेकिन मेहमानों के जाने के बाद सारा बर्तन कौन धोएगा, घर की सफाई कौन करेगा? ये सब मुझसे नहीं होने वाला। चलो ऐसा करते हैं, मैं उन्हें मना कर देता हूँ। हम तीनों कोई मूवी देखने चलते हैं और बाहर डिनर करके घर आ जाएंगे। ऐसा तो हम नॉर्मल डेज में भी करते हैं ना सौरभ। फिर आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर ऐसा क्या खास हुआ? अरे तो मैं क्या करूं, तुम तो कुछ बताती भी नहीं हो। हर बार मैं ही आपको बताऊंगी, आप खुद से कुछ क्यों नहीं सोचते? कमरे में खामोशी छा जाती है। थोड़ी देर की बाद चुप्पी तोड़ते हुए परिणीति कहती है, ऐसा लगता है जैसे आप इस शादी से खुशी नहीं है। ऐसा मत बोलो ना परिणीति। तो और क्या बोलूं? लोग तो अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाने के लिए देश विदेश घूमने जाते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम यहीं अपने शहर में एंजॉय तो कर सकते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि हम अपने दोस्तों को बुलाकर एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, लेकिन तुम उसमें भी खुश नहीं हो। छोटी मोटी पार्टी घर में करने की क्या जरूरत है? अपनी मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन भी मैं काम करूंगी क्या? अरे हम पार्टी किसी होटल या पब में भी तो कर सकते हैं। परिणीति, तुम्हें पता है ना होटल या पब में पार्टी करने का कितना खर्चा आएगा? तो हम कौन सा रोज रोज होटल में पार्टी करते हैं? अरे ऐसे तो दिन साल में एक ही बार आते हैं ना। इससे पहले हमने समृद्ध की बर्थडे पार्टी होटल में की थी, तुम्हारी बर्थडे पार्टी होटल में की थी। 1 लाख रुपए का खर्च हो गया था। तो अब आप मुझे खर्चे गिनवाओगे? मैं तुम्हें खर्चे नहीं गिनवा रहा हूँ। तो और क्या कह रहे हो? आप अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? इसीलिए तो मैं कहती हूँ, आपको हमारी शादी की कोई खुशी नहीं है। हमारी गृहस्थी की गाड़ी बस किसी तरह से चल रही है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स ना लगाऊं ना तो हमारी गृहस्थी चले भी ना। ऐसे कहते हुए परिणीति की आंखों से आंसुओं की जलधारा फूट पड़ती है। परिणीति, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अभी पार्टी के लिए होटल बुक कर देता हूँ बस। इतना सुनते ही परिणीति नॉर्मल हो जाती है। हाँ, तो होटल कौटिल्य बुक करना। वहाँ का खाना और सर्विस दोनों बहुत अच्छी है। पार्टी में हम खूब डांस भी करेंगे। होटल कौटिल्य कुछ ज्यादा कॉस्टली नहीं हो जाएगी? इतना सुनते ही परिणीति का फिर से मुंह बन जाता है। अच्छा बाबा, मैं होटल कौटिल्य बुक कर देता हूँ। तुम अपनी सहेलियों को वेन्यू बता देना। मैं अभी सबको खबर कर देती हूँ। इस तरह से सौरभ को इमोशनली ब्लैकमेल करके परिणीति उसे होटल में मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए मना लेती है, जिसमें सौरभ के अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। इतना भी नहीं कर सकते अपनी बीवी के लिए? ये परिणीति का सबसे फेवरेट डायलॉग होता है और हर बार यही डायलॉग बोलकर वो सौरभ की जेब ढीली करवाती रहती है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। समृद्ध का स्कूल 1.5 महीने के लिए बंद हो चुका था। अब समृद्ध सारा दिन घर पर रहता, शैतानियां करता। शाम को जब परिणीति उसे पढ़ाने बैठती तो वो इधर उधर की बातें करता, जिससे परिणीति को गुस्सा आ जाता था। एक शाम को वो समृद्ध को पढ़ा रही थी, तभी समृद्ध फालतू की बातों में उसे उलझाने लगता है। मम्मी, आप अपने बालों में जूड़ा क्यों नहीं बनाती? मेरे सारे दोस्तों की मम्मी अपने बालों में जूड़ा बनाती है। हाँ, क्योंकि मेरे बाल लंबे नहीं है ना समृद्ध बेटा। जूड़ा लंबे बालों में ही बनाया जाता है। तो आपके बाल लंबे क्यों नहीं है, छोटे क्यों है? सौरभ समृद्ध की बातें सुन रहा था। समृद्ध बेटा, पढ़ाई में मन लगाओ अपना। मैं देख रहा हूँ जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है, आपका ध्यान सिर्फ खेलने और इधर उधर की बातों में ही रहता है। इसका ध्यान पढ़ाई में कैसे लगेगा? जब स्कूल खुले थे तो ये आधा दिन स्कूल में रहता था। अब स्कूल की छुट्टियां हुई है तो ये सारा दिन घर पर बोर होता है। बच्चे का कहीं मन बहलाना बहुत जरूरी होता है सौरभ। इसका माइंड फ्रेश होना चाहिए, इसके लिए माहौल चेंज होना जरूरी है। तो तुम इसे लेकर कुछ दिन के लिए मायके क्यों नहीं चली जाती? वहाँ नाना नानी मामा मौसी से मिलेगा तो इसका माहौल चेंज हो जाएगा, इसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। बस आपको तो मेरा मायका ही दिखता है। कुछ भी हो, मायके चली जाओ। स्कूल बंद है, मायके चली जाओ। तो और क्या बोलूं, तुम ही बता दो। ये कभी नहीं कहते आप। चलो तुम लोगों को कहीं घुमा लाता हूँ। इसके सारे दोस्त अपने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने गए। एक हम ही है जो घर पर छुट्टियां बिता रहे हैं। ठीक है,
चलो तुम दोनों को बनारस ले चलता हूँ। बनारस? सौरभ, मैं कह रही थी हम एक हफ्ते के लिए कहीं विदेश चलते हैं, जैसे बैंकॉक, चीन, जापान, सिंगापुर। परिणीति, अभी मेरा इतना बजट नहीं है कि तुम लोगों को विदेश ले जाऊं। अभी कुछ महीने पहले हमने होटल में पार्टी की थी जिसमें मेरे काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे। बस सौरभ का इतना कहना था और परिणीति शुरू हो जाती है। सौरभ, क्या सिर्फ आप ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं करती? अरे, आपको सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार करने से लेकर रात को खाना खिलाने तक सारे काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, समृद्ध को पढ़ाती हूँ, इसे पढ़ाती हूँ। अगर मैं इसे नहीं पढ़ाती ना तो आपको इसके लिए ट्यूशन लगवाने पड़ते। और आजकल ट्यूशन का कितना खर्चा आता है आप जानते हैं ना। आपके पैसे ही तो बचा रही हूँ ना। और साल में एक बार छुट्टियां आती है तो उसमें जरा सा घुमाने के लिए क्या कह दिया, आप अपनी जेब दिखाने लगे। आप अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उसे साल में एक बार कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाए? कि आपको खुद का दिल नहीं करता मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का? हम एक दूसरे के साथ घूमे, फिर अच्छा वक्त बिताए, कितना अरसा हो गया, आपको कुछ याद भी है? परिणीति के लंबे चौड़े भाषण को सुनने के बाद सौरभ उसके सामने हथियार डाल देता है। सौरभ को लगने लगता है कि इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि जो ये कहती है कर दो और छुट्टी करो। चलो, कब चलना है? क्या हम सच में विदेश घूमने जाएंगे? हाँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आखिर तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? तुम बीवी हो मेरी। चलो सामान पैक कर लो, मैं टिकट और होटल बुक करता हूँ। सौरभ की जितनी कमाई थी उससे ज्यादा उसके खर्चे थे, वो भी परिणीति के कारण। वो हर बार उसे एक ही डायलॉग सुनाती, अपनी बीवी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये बोलकर वो सौरभ से वो सब करवा लेती वो जो चाहती थी। धीरे धीरे अब ये डायलॉग उसका मास्टर स्ट्रोक बन चुका था। एक दिन सौरभ शाम को ऑफिस से घर आता है तो देखता है परिणीति घर में नहीं है, न ही समृद्ध उसे नजर आता है। पूरे घर में अंधेरा क्यों है? परिणीति कहाँ है? वो उसे आवाज लगाता है, परिणीति, परिणीति कहाँ हो? लेकिन परिणीति का कोई जवाब नहीं आता। सौरभ पूरे घर में लाइट ऑन करता है, जिसके बाद वो अपने बेडरूम में जाता है जहां परिणीति अंधेरे में समृद्ध को लेकर सो रही थी। तुम दोनों यहाँ हो और मैं तुम दोनों को पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, हम तो जैसे बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं ना, कि आपको हमें ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ा। 2 कमरे के किराए के घर में भी हमें ढूंढने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही हो? माना कि हमारा घर 2 कमरे का है, लेकिन घर तो घर होता है ना, सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। हमारा घर नहीं, चूहादानी है, 2 कमरे का, और वो भी छोटे छोटे कमरे। इस घर के कारण आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई। किसने की तुम्हारी बेइज्जती? हमारे घर कोई आया था क्या? हाँ, मेरी सहेली पूनम आई थी। उसके पति ने बड़ा घर खरीद लिया है। उसे का गृह प्रवेश का कार्ड देने आई थी। मेरा छोटा सा घर देखकर उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। कोई ना, एक दिन हम भी बड़ा घर ले लेंगे। कब? हम कब अपना घर लेंगे जो बड़ा होगा और खूबसूरत भी? परिणीति, अब घर लेना कोई सब्जी खरीदने जैसा तो है नहीं कि आज के आज ले लो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अब अपने घर में रहना है, किराए के मकान में नहीं रहना। मैं चाहती हूँ कि अगले महीने मैं अपनी सहेलियों को अपने नए घर में बुलाऊं। अगले महीने? अरे परिणीति, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। घर खरीदने के लिए लाखों रुपए चाहिए। जानती थी मैं, अब पैसों का रोना रोएंगे, इसीलिए ना मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं रही थी। पड़ा रहने दो मुझे इसी घर में। सारा दिन घर में काम करती हूँ, 1 मिनट को आराम नहीं है मुझे। समृद्ध को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर आपका ऑफिस के लिए तैयार करना। आप दोनों के नखरे भी अलग अलग है, किसी को ये नहीं करना, किसी को वो नहीं खाना। सबकी फरमाइशें पूरी करती हूँ। शाम को समृद्ध को स्कूल से लेकर आना, उसे खाना खिलाना, सुलाना, फिर जगाना, पढ़ाना। शाम को उसके लिए नाश्ता बनाना, फिर आपके लिए चाय नाश्ता, और फिर रात का खाना। मैं तो बस नौकरानी बनकर रह गई हूँ और कोई डिमांड भी नहीं कर सकती। सिर्फ काम ही करना है मुझे, मेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना सौरभ? ऐसी बात नहीं है परिणीति। तो फिर कैसी बात है? आप तो मेरे लिए कुछ भी करना ही नहीं चाहते। लोग अपनी बीवियों के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। परिणीति, मैं घर ले लूंगा। हाँ? ये सुनते ही परिणीति के चेहरे पर चमक आ जाती है। सच में सौरभ? हाँ परिणीति। तो हम कब चल रहे हैं अपना नया घर देखने? मैं कल ही ब्रोकर से बात करता हूँ। और इस तरह से अपना मास्टर स्ट्रोक चलाकर परिणीति सौरभ को अपना नया घर खरीदवाने के लिए मना ही लेती है। उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि सौरभ पर पैसों का कितना लोड आएगा। एक एक करके सौरभ से अपनी सारी बातें मनवाने के बाद भी परिणीति को चैन नहीं पड़ता। वो हमेशा किसी मौके की तलाश में रहती कि कब सौरभ से उसकी जेब ढीली करवाए। सौरभ, समृद्ध के लिए कुछ कपड़े लेने हैं, इसके ना सारे कपड़े छोटे हो गए। ठीक है, चलो इस संडे चलते हैं।
संडे को पूरा परिवार शॉपिंग पर जाता है, जहां समृद्ध के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। तभी मॉल में घूमते हुए परिणीति की नजर एक डमी पर जाती है, जिसने बहुत खूबसूरत सी इवनिंग गाउन पहनी होती है। परिणीति वहां रुककर उसे देखने लगती है। क्या हुआ परिणीति, रुक क्यों गई? सौरभ, ये ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत है। मुझ पर कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। इसके आगे परिणीति कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ, चुप क्यों गई? लेकिन परिणीति जवाब देने के बजाय अपना मुंह बनाकर आगे निकल जाती है। समृद्ध को अपनी गोद में उठाकर हाथों में शॉपिंग बैग लिए सौरभ परिणीति के पीछे पीछे जाता है। परिणीति रुको तो सही। क्या है? क्या हो जाता है तुम्हें? आपको नहीं पता? इतना भी नहीं समझते कि आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है? तुम्हें वो ड्रेस चाहिए? हाँ। ठीक है, चलो ले लो। वो तीनों शॉप के अंदर जाते हैं, जहां परिणीति ड्रेस पहनकर ट्रायल लेती है। सौरभ, कैसी लग रही हो? बहुत सुंदर लग रही हो। सौरभ दुकानदार से उस ड्रेस की कीमत पूछता है तो वो ड्रेस 17,000 की होती है। सौरभ को ड्रेस काफी महंगी लगती है। परिणीति, अभी हमने समृद्ध के लिए 10,000 की शॉपिंग कर लिया, तुम ये ड्रेस बाद में ले लेना। बाद में कब? जब ये बिक जाएगी? मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। परिणीति, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। सौरभ, मैं आपके लिए क्या क्या नहीं करती, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा चलो, मैं क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट कर दूंगा, ले लो। ये सुनते ही परिणीति का चेहरा खिल जाता है। ड्रेस खरीद ली जाती है और सभी घर आ जाते हैं। सौरभ के हालात से परिणीति अनजान बनी रहती है। वो सौरभ को लगातार अपना पुराना डायलॉग सुना सुना कर उससे सब कुछ करवा लेती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। दिवाली आती है। परिणीति सारे घर की सफाई और साज सज्जा करती है। दिवाली से कुछ दिन पहले। परिणीति, चलो दिवाली की शॉपिंग कर लेते हैं, नए कपड़े भी ले लेंगे। ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। परिणीति पहले समृद्ध को तैयार करती है, फिर खुद तैयार होती है और फिर वे तीनों शॉपिंग करने के लिए बाजार जाते हैं, जहाँ सौरभ तीनों के लिए नए कपड़े खरीदता है। चलो भाई, हो गई दिवाली की शॉपिंग, अब घर चलते हैं, बहुत थक गया हूँ। हो गई शॉपिंग? हाँ, कुछ रह गया क्या? सौरभ, आपने हर दिवाली पर मुझे सिर्फ नए कपड़े दिलाया है। क्या आपका कभी मन नहीं होता कि अपनी बीवी को कुछ गहने भी दिला दे? परिणीति, तुम तो जानती हो ना, अभी मैं घर की EMI भर रहा हूँ, मेरी आधी सैलरी उसी में निकल जाती है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। सौरभ, मैंने दिवाली के लिए पूरे घर की सफाई की, घर के पर्दे, सोफा कवर, चादरें सब धोई, 1 मिनट को भी आराम नहीं किया। घर को सजाने के लिए अपनी जान लगा दी और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। परिणीति, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? आप खुद ही बताओ। शादी में मुझे मेरे मायके के जो गहने मिले थे, उसके अलावा आपने मुझे कुछ दिया है क्या? अच्छा, तो मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं? हाँ, दिया था ना, बस एक गोल्ड का सेट और मंगलसूत्र। शादी के बाद मेरे 6 बर्थडे आए, लेकिन आपने हर बार मुझे गिफ्ट में सिर्फ साड़ियां दिलाकर छुट्टी कर दी। मेरी सहेली नूतन, उसके पति ने उसके बर्थडे पर उसे डायमंड का सेट दिलवाया था। अरे आप दिवाली पर मुझे गोल्ड का सेट ही दिला दीजिए। परिणीति की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो सौरभ के साथ बार्गेनिंग कर रही थी और कुछ लेकर ही मानेगी। चलो, तुम्हें गोल्ड का सेट दिलवाता हूँ, अपना मूड अच्छा करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। परिणीति तैयार होकर सौरभ के साथ ज्वेलरी की शॉप पर जाती है, जहां उसे गहने दिलवाने में सौरभ को अच्छी खासी चपत लगती है। परिणीति की दिवाली अच्छी गुजरती है, लेकिन सौरभ खर्चों के टेंशन से परेशान रहने लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि अब अगर उसने मुंह नहीं खोला तो पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। सौरभ एक पति होने का फर्ज बखूबी निभा रहा था। फर्ज तो परिणीति भी निभा रही थी, लेकिन जितनी जिम्मेदारी वो उठा रही थी, उससे कहीं ज्यादा वो सौरभ से उसकी वसूली रही थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था। अपनी ही धुन में मस्त परिणीति एक दिन सौरभ से उसका क्रेडिट कार्ड मांगती है। सौरभ, अपना क्रेडिट कार्ड देना। तुम क्रेडिट कार्ड का क्या करोगी? बस हो गया, सवाल जवाब शुरू। क्यों, मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकती? ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मेरे क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है उससे ज्यादा खर्च ना हो। दिवाली पर मैंने तुम्हें जो गहने दिलाए थे ना, वो क्रेडिट कार्ड से दिलाए थे, अभी उसी का बिल चुकाया नहीं है मैंने। एक बार गहने क्या दिला दिए, जिंदगी भर मुझे ताना मारेंगे। अरे मैंने तो गहने लेकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। सौरभ चुपचाप अपना क्रेडिट कार्ड परिणीति के सामने बढ़ा देता है तो परिणीति का मुंह बंद हो जाता है। सौरभ के ऑफिस जाने के बाद वो अपनी सहेली के साथ एक मॉल में जाती है। बिना खर्चों का हिसाब किताब समझे वो अंधाधुंध शॉपिंग कर लेती है। लेकिन परिणीति की ये शॉपिंग पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि सौरभ ने सोच लिया था कि आज वो परिणीति की फिजूल खर्चियों पर फुल स्टॉप लगाकर रहेगा। परिणीति जैसे ही सारा सामान लेकर कैश काउंटर पर जाती है
तो सेल्समैन को सौरभ का क्रेडिट कार्ड देती है। सेल्समैन पेमेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। मैडम, आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो रहा है, शायद ये इनएक्टिव है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैडम, आप खुद ही देख लीजिए, पेमेंट फेल हो रही है। परिणीति देखती है सेल्समैन सही कह रहा है। वो फौरन सौरभ को फोन लगाती है। सौरभ, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ही नहीं हो रहा। होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया है। क्या? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कल लौट कर बताऊंगा। सहेली के सामने शॉपिंग मॉल में परिणीति की काफी बेइज्जती होती है। घर लौटकर वो सौरभ का इंतजार करने लगती है। सौरभ कब आएंगे? आज तो सबके सामने उन्होंने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। शाम को जब सौरभ घर आता है, सौरभ आपने ये भी नहीं सोचा वहां मेरी कितनी बेइज्जती होगी? अगर आपको क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराना ही था तो मुझे दिया क्यों? परिणीति, आज तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई है। मैं शादी के बाद से लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ। उस वजह से कितना टेंशन में रहता हूँ ये तुमने कभी महसूस किया? तुम हमेशा यही बोल करके इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मैं आपकी बीवी हूँ, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं आपके लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, ये सब बोलकर मुझसे इतना कुछ करवा चुकी हो कि अब मेरे हाथ खाली हो चुके हैं। सौरभ को आज परिणीति से बहुत कुछ कहना था। वो रुकता नहीं, अपनी सारी बात कह डालता है। परिणीति, क्या शादी सिर्फ मैंने तुमसे की है? तुमने भी मुझसे शादी की है। ये गृहस्थी हम दोनों की है, तो इस गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने में सिर्फ मैं मेहनत क्यों करूं? तुम भी कुछ करो। तुम पढ़ी लिखी हो, जॉब कर सकती हो। जॉब करके घर चलाने में मेरी मदद कर सकती हो। क्या तुम्हारा मेरे प्रति या इस घर के प्रति कोई फर्ज नहीं है? तुम मेरी पत्नी हो, इस नाते मेरा साथ दे सकती हो। तो आप चाहते कि मैं जॉब करूं? हाँ, इसमें हर्ज क्या है? तुम जॉब करोगी तो तुम्हें तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम समझ जाओगी कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं और उन्हें किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए। तुम्हारे खर्चों से मेरी कमर टूट गई है, लेकिन तुम्हारी फरमाइशें पूरी नहीं होती, बढ़ती जाती। मैं अब और नहीं कर सकता। तुम भी आगे बढ़ो और कुछ करो। सौरभ के समझाने पर परिणीति को अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो सौरभ को अपना पेटेंट डायलॉग सुनाना बंद कर देती है और फिजल की शॉपिंग भी। सौरभ राहत की सांस लेता है, क्योंकि परिणीति को समझ में आ जाता है कि पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। वो सोच लेती है कि वो भी जॉब करेगी और घर चलाने में सौरभ की हेल्प करेगी और जॉब की तलाश में निकल जाती है।